चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं बेस थ्योरम पे बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसेट के क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। एक क्वेश्चन लिखो, देयर आर 3 bags, there are 3 bags. Bag first contain, there are 3 bags. Bag first contain 2 red and 3 black ball. Bag second contain 3 red and 2 black ball. And bag third contains 1 red and 4 black ball. There are 3 bags. Bag first contain 2 red and 3 black ball. Bag second contain 3 red and 2 black balls. And bag third contain 1 red and 4 black balls. One of the bag is chosen. And one of the bag is chosen. Bag is chosen and a ball is drawn from it. Then find the probability. पहला, drawn ball is red. Second, if the drawn ball is red, then find probability it was drawn from second bag. अगर वो जो बॉल है वो रेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किससे निकली है? सेकंड बैग से। पहले आप लोग कर लो एक बार। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन था मेरे पास 3 बैग है, बैग फर्स्ट में इतनी, बैग 2 में इतनी, बैग 3 में इतनी, एक बैग चूज किया और उसके बाद एक बॉल निकाली है। पहला पार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल निकली है वो रेड है। पहला पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल या बेस? ऑब्वियसली टोटल। जो बॉल निकाली है वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब रेड बॉल इस बैग से भी आ सकती है, इस बैग से भी आ सकती है, इस बैग से भी, तो तीनों बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दूंगा। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 इंटू 2/5। पहले बैग भी चूज कर रहा हूँ। 1/3 इंटू 2/5। बात समझ में आई? तो यहां पर पहले इवन डिस्क्राइब करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इवन डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। लेट दिस डिनोट्स फर्स्ट बैग इज चूजन। ठीक है, और दिस डिनोट सेकंड बैग इज चूजन। दिस डिनोट थर्ड बैग is chosen, or R denotes red ball is drawn. R denotes red ball is drawn. चलो ये मैंने इवन डिस्क्राइब कर दिया, आप लोग पहले डिस्क्राइब कर देना। इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है कि जो बॉल निकली है वो रेड है ना। अब जो रेड बॉल है वो तीनों बैग से किसी में से भी आ सकते हैं, तो हमने सीखा था टोटल प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फर्स्ट बैग से भी आ सकती है, सेकंड बैग से भी आ सकती है, थर्ड बैग से भी आ सकती है। तो तीनों बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैसे? पहले फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? पहले बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्लस दूसरे बैग से पहले बैग चूज करेंगे इनटू रेड फ्रॉम सेकंड बैग, प्लस तीसरे बैग से इनटू रेड फ्रॉम
थर्ड बैग। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अच्छा, पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बैग है, 1/3। रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस दूसरे बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा, 3/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5। समझ गए, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए लिख देना। आगे चलते हैं इस वाले केस में। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड। अब मुझे क्या पता है कि जो बॉल निकली है वो क्या है, रेड, ये मुझे पता है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। व्हाट डज इट मीन, मुझे क्या पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो बॉल निकली है वो किससे निकली है, सेकंड बैग से। जब मुझे पता है कि जो बॉल है वो क्या है, रेड, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था जब भी बेस थ्योरम हो तो फिर सेकंड बैग वाले केस से सेकंड बैग वाला केस ऊपर और टोटल केस नीचे। तो सेकंड बैग वाला केस ये है, तो ये वाला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट इनटू रेड फ्रॉम फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इनटू रेड फ्रॉम सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इनटू रेड फ्रॉम थर्ड। समझ गए, सारी वैल्यूज पता है, डाल देते हैं। सेकंड बैग वाला केस यानी ये रहा 1/3 इंटू 3/5 अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा, ये सारा तो भैया क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। हाँ जी, बस ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये था, पता लग गया टोटल कैसे लगती है, बेस कैसे लगती है ना। अब फटाफट से एनसीईआरटी ओपन करो भाई, एग्जाम्पल नंबर 15। पता नहीं आप दोबारा कर रहे हैं, दोबारा करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पढ़ो समझो करो। एग्जाम्पल नंबर 15 करो। देखो एग्जाम्पल 15, बस एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब तक समझना है तब तक कुछ भी लिखने की कोशिश मत करना, पहले समझना उसको। 15 पढ़ता हूं भाई, क्या बोला है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक बंदे ने एक जॉब लिया उसको काम खत्म कराने की। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। जहां पर वो काम कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है वहां पर स्ट्राइक होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65। 0.80 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। बात समझ में आ गई, मतलब ये इतनी प्रोबेबिलिटी है, मान लो अगर वहां पे स्ट्राइक नहीं है, वहां पे स्ट्राइक नहीं है तो काम टाइम पे खत्म हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80। समझ में आया यहां तक, आगे चलो। एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, मान लो वहां पर स्ट्राइक है, अगर वहां पर स्ट्राइक होती है तो काम के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.32। बात समझ में आ गई। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम पे खत्म हुई है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, अच्छा बताना, कुछ बातें पूछ रहा हूं, सबको पक्का समझ में आ गया, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। दक्ष, वहां पे स्ट्राइक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। रुमाना, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे खत्म होता है जब वहां पर स्ट्राइक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.80। पुण्या, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे खत्म होती है जब वहां पर स्ट्राइक है 0.32। सबको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो काम है वो टाइम पे खत्म हुआ, तो काम टाइम पे खत्म होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, या तो वहां पे स्ट्राइक होगी या वहां पे स्ट्राइक नहीं होगी। सबसे पहले इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। लेट एस डिनोट्स देयर इज स्ट्राइक। वहां पर क्या है, स्ट्राइक है। अब अगर एस डिनोट करता है कि वहां पर स्ट्राइक है तो एस नोट ऑटोमेटिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा कि वहां पर स्ट्राइक नहीं है। एंड ए डिनोट्स दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। चलो ये है। अब मैं कुछ बातें पूछ रहा हूं, फटाफट से बता दो मुझे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है
कि जो जॉब है वो टाइम पे खत्म हुई, मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है ना। अब काम का खत्म होना दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वहां पर दो सिचुएशन है, या तो वहां पर स्ट्राइक है या वहां पर स्ट्राइक नहीं है। पहले मुझे एक बात का जवाब दो क्वेश्चन पढ़ के, प्रोबेबिलिटी की वहां पर स्ट्राइक है वो कितनी है, 0.65। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की वहां पर स्ट्राइक नहीं होगी, सीधी सी बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो क्या कर दूंगा, 1 माइनस 0.65 दैट इज 0.35। अच्छा, काम टाइम पे खत्म होता है जब वहां पर स्ट्राइक है, ऐसे लिखूंगा, रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा ना, काम टाइम पे खत्म हुआ जब वहां पर क्या है, स्ट्राइक, तो ऐसे लिखूंगा ना भाई, प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज स्ट्राइक क्या है, 0.32। प्रोबेबिलिटी जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लग जाएगा 0.80। हाँ भाई समझ में आ गया सारी बात। अब क्या निकालना है, ये निकालना है, काम का खत्म होना दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, अगर स्ट्राइक होती है तब भी खत्म हो रहा है, स्ट्राइक नहीं होती तब भी खत्म हो रहा है, दोनों केस की प्रोबेबिलिटी लेके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक नहीं है इनटू काम खत्म हुआ है जब वहां पे स्ट्राइक नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी वहां पर स्ट्राइक नहीं है 0.65, काम खत्म हो रहा है जब वहां पे स्ट्राइक नहीं है तो कितना हो गया, जब स्ट्राइक है सॉरी 0.32, प्लस वहां पे स्ट्राइक नहीं है 0.35 इनटू काम खत्म हो रहा है जब वहां पे स्ट्राइक नहीं है, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, समझ में आ गई, पक्का आ गई। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि काम टाइम पे खत्म नहीं हुआ, तो क्या करोगे, इसको 1 में से माइनस कर दोगे। बात समझ में आ गई, फुल पावर आ गई। आगे चलो 13.3 पहला क्वेश्चन करो। 13.3 पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के करना बेटा उसको। अच्छा एक बात मुझको यहां बता देना इसी में ही, अगर मैं आपसे पूछ लेता एग्जाम में क्वेश्चन, देखो बेटा केस स्टडी में आ सकता है, फुल पावर चांसेस इसके, क्वेश्चन ये बोल देता मुझे पता है कि काम टाइम पे खत्म हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक गिवन दैट द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। समझ में आया क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक इफ द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, व्हाट डज इट मीन, नहीं गलत, बेस थ्योरम लगेगी। मैंने क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक, इसकी निकालनी है, गिवन दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, सीधा सीधा रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। कौन सा वाला केस ऊपर, ये वाला केस ऊपर, टोटल केस नीचे। यार बच्चों प्लीज यही समझना है, अगर आपने ये लिख लिया तो काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वहां पर क्या है, स्ट्राइक, क्या की मैंने, जब काम टाइम पे खत्म हुआ है, वो तो ये वाली थी, मुझे पूछ रहा था काम खत्म नहीं वाला, ये वाली जो मैंने अब बोली है, लिखना आया, पक्का आया, फुल पावर। अच्छा अगर आया तो मुझे एक बात का और जवाब दो, मैं पूछ लूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, काम टाइम पे खत्म नहीं हुआ जब वहां पर स्ट्राइक थी, खत्म नहीं हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक। वेरी गुड यार, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम गिवन दैट देयर इज स्ट्राइक। तो कैसे लिखूंगा, जॉब इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम गिवन दैट देयर इज स्ट्राइक, तो 1 में से अपन इसको माइनस कर देंगे, फुल पावर। बस यही तो समझना है यार, ये समझ गए तो खेल खत्म, बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मुझे निकालना क्या है यार। समझ में आया, जरा करना वो क्वेश्चन 13.3 पहला क्वेश्चन करो भाई। चलो भाई 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। चलो, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। समझ में आया, एक बैग है उसमें क्या है, 5 रेड और 5 काली बॉल, 5 रेड 5 ब्लैक। चलो, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। क्या हुआ इसका मतलब, एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, या तो रेड होगा या तो ब्लैक ऑब्वियसली, एंड इज रिटर्न टू द अर्न, क्या हुआ, कलर देख के वापिस बैग में डाल दी, यहां तक समझ में आ गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। क्या मतलब है इस बात का, उसका कलर देखा था, वापस डाली, उसी जिस भी कलर की बॉल आई थी उसी कलर की 2 बॉल और बैग में डाल दी, 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाल दी, तो कितनी बॉल हो जाएंगी टोटल, 12 उस केस में, है ना। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एक बॉल निकाली,
2 बॉल डालने के बाद फिर एक बॉल निकाली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब मैंने दोबारा बॉल निकाली है वो रेड होगी, ठीक है। कुछ बातें का जवाब दे रहा हूं। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है जो आपने पहली बॉल निकाली उसका कलर रेड है, उसका कलर ब्लैक है? तो उसका मतलब क्या है? पहली बॉल क्या क्या हो सकती है? 2 पॉसिबिलिटी है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी। ऑब्वियसली 2 केस बनेंगे। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो दूसरी बॉल निकाली है वो रेड है। ये क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो रेड भी बोल सकता था और वो ब्लैक भी बोल सकता था। क्वेश्चन समझ में आ गया? इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली बात, पहली बॉल निकाल रहे हैं, पहली बॉल को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.3 का। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लेट R1 डिनोट्स फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। आगे B1 डिनोट्स फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ओके। एंड मुझे सेकंड बॉल की बात हो रही है, मैंने लिख दिया R2 डिनोट्स सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। चलो अब मुझे बताना इनमें से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? R2 की। मुझे क्या निकालना है? ये निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। सबको क्लियर है ना? अब R2 तक पहुंचने के लिए एक चीज हो रही है, क्या हो रही है? बॉल का निकालना और वापस 2 बॉलों का डालना। तो उसको करते हैं। हो सकता है पहली बॉल रेड निकली हो, तो मुझे एक बात का जवाब दो, पहली बॉल रेड निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। चलो यानी 1/2। पहली बॉल ब्लैक निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। वेरी गुड। चलो मतलब 1/2। अब ध्यान से सुनना भाई, सेकंड बॉल रेड निकल रही है जब पहली बॉल रेड निकली थी। अब मैं ये निकाल रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा बॉल भी तो निकाल रहा हूं, है ना? ऐसे लिखूंगा, सेकंड बॉल रेड निकलेगी जब पहली बॉल रेड निकली होगी। तो अब हाँ, क्यों? 7/12। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब पहली बॉल रेड निकली होगी तो मैंने क्या किया होगा? इसके अंदर 2 रेड बॉल डाल दी होगी। तो जब 2 रेड बॉल डाल दी तो क्या हो जाएगा? इस वाले केस में 7 रेड हो जाएंगी, 5 ब्लैक, टोटल 12 हो जाएगी। और उसमें से रेड बॉल आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12। क्लियर है? फुल पावर क्लियर है? नेक्स्ट आगे, सेकंड बॉल रेड निकली है जब पहली बॉल ब्लैक निकली थी। वेरी गुड। पहली बॉल जब ब्लैक निकली थी तो मैंने 2 ब्लैक बॉल डाली होंगी, है ना? तो ब्लैक, टोटल ब्लैक बॉल 7 हो गई और रेड बॉल 5, टोटल 12 हो गई। बट इस वाले केस में रेड बॉल कितनी थी? 5। 5/12। कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी कि सेकंड बॉल रेड है। तो सेकंड बॉल इन 2 बातों पर डिपेंड करते कि हो सकता है पहली बॉल रेड हो या हो सकता है पहली बॉल ब्लैक। तो हो सकता है पहली बॉल क्या निकली? रेड, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड जब पहली रेड थी, या हो सकता है पहली बॉल निकली हो ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड जब पहली ब्लैक थी। चलो पहली बॉल ये 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12 आंसर आप ऐड करते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन और मैं फिर पूछूंगा, ठीक है? चलो एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं फिर पूछूंगा। क्वेश्चन है कि अब ये मुझे बताएगा, अनंत तू बताएगा। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द सेकंड बॉल इज रेड। कैसे लिखेगा इसको? रिप्रेजेंट कैसे? फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो सेकंड वाले के ऊपर आ जाएगा। लिखे कैसे ये बताते मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल लिख, क्या लिखूं यहाँ पर? B1 आगे। अब गिवन दैट, हाँ सेकंड बॉल रेड, सेकंड बॉल इज रेड। अरे मैंने यही तो बोला यार। तू क्या तो ये था कि सेकंड केस ऊपर, बाकी सारे केस, बट रिप्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बॉल ब्लैक थी जब दूसरी बॉल क्या निकली? रेड। और ये तो सीधे बेस थ्योरम है, ये वाला केस ऊपर, बाकी सारे केस नीचे। समझ गया? अच्छा एक और बताना,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या होगी कि सेकंड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, सुनना ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड। सुन लो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। बताओ कैसे लिखूंगा? R1 by V2 क्या 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 R1 by V2 मैंने गलत, black मैंने क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कोई और, B2 by R1। वेरी गुड यार। सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, यही तो बोला था यार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये मैंने डिस्क्राइब ही करना है B2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट इज रेड। इसका आंसर बताओगे क्या हो जाएगा? तुम इसका मुझे आंसर नहीं बता पा रहे यार। लगता है, मेरे को लगता है मैं बहुत ही खराब पढ़ाता हूँ यार। इसका मतलब बताओ यार, तुम इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो यार। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड, क्या आज इसका आंसर बताना है तुमने? आज देखना नहीं है, मुंह से बोल। क्या बेटा? वेरी गुड यार। तो सोच क्यों रही थी इतना यार? यार मुझे क्या निकालना है कि सेकंड बॉल क्या है? ब्लैक। जब मुझे क्या पता था पहली बॉल क्या निकली है? रेड। जब पहली बॉल रेड निकली होगी तो मैंने दो बॉल कौन सी डाली होंगी? रेड, है ना? तो अब जब दो बॉल रेड डाली होंगी तो टोटल बॉल 12 होगी, लेकिन ब्लैक कितनी है? 5। तो आंसर क्या होगा यार? 5/12। सिर्फ यही तो निकालना था यार। बस यही चीज तो सीखनी है प्रोबेबिलिटी में, कि क्या निकालना है, क्या रिप्रेजेंट करना है। ये सीख लिया तो काम खत्म भाई। बिल्कुल बच्चों वाला कुछ। अब मैंने बताया बच्चा लग रहा होगा, है ना? बट तुम लोग पागल हो गए थे, क्या होगा क्या होगा। तो एक तो ये बेस लगा रहा था भाई, नहीं लगनी थी बेस यहाँ पर। ये तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, बात ही खत्म। समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब ना बेटा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। जरा क्वेश्चन समझना, ये वाला मैं समझा रहा हूं, ठीक है? ये आपके पास 2 बैग है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। चलो अभी ऐसे क्वेश्चन आना है मिस्टीनियस में, तभी कराऊंगा। पहले अब आते हैं और क्वेश्चंस पे, ठीक है? चलो ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अपनी एक्सरसाइज खोलो और आपने क्वेश्चन करना है अब। एग्जाम्पल 16 आप लोगों से हो जाएगा, 17th भी आप लोगों से हो जाएगा, आसान है। आप आ जाओ, पहले करो एग्जाम्पल नंबर 19 करो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 19 ट्राई करो सारे फटाफट से। एग्जाम्पल 19 देखो भाई। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स, in a factory which manufacture bolts, machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? 3 मशीन है A, B, C। मशीन A जो है, जितने भी बोल्ट बनते हैं उनका 25% कौन बनाती है? मशीन A। जितने भी बोल्ट बनते हैं उनका 35% मशीन B बनाती है, जितने भी बोल्ट बनते हैं उनका 40% मशीन C बनाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोल्ट मशीन A ने बनाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A? कितना हो गया? 25%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन C? 20। क्या हो गया? 40%। हो गया ना बात समझ में? पक्का अच्छे से? चलो वेरी गुड। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। बेटा बात समझ में आई? उनका जो आउटपुट था मशीन A ने बनाया, उसमें बोल्ट डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%। ये इसका मतलब है भाई मशीन B ने डिफेक्टिव बोल्ट बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4%। मशीन C ने डिफेक्टिव बोल्ट बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। उन सभी से क्या निकाला? एक बोल्ट निकाला, ठीक है भाई। एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और मुझे क्या पता है वो क्या है? डिफेक्टिव। ये मुझे पता है। What is the probability that it is manufactured by the machine B? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसे किसने बनाया? मशीन B ने। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्वेश्चन की हर एक बात समझ में आ गई है? पक्का। सबसे पहले हमारा काम क्या है? यहाँ पे 2 बातें हो रही है। एक मशीन
एक बोल्ट कौन सी मशीन बना रही है, दूसरा बोल्ट के डिफेक्टिव होने की बात हो रही है। तो इवेंट डिस्क्राइब करें फटाफट से। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट ए डिनोट्स मशीन ए प्रोड्यूस्ड द बोल्ट। अच्छा, और बी डिनोट्स मशीन बी प्रोड्यूस द बोल्ट, और सी डिनोट्स मशीन, अबे मशीन ए तो लिखना भूल गया था मैं यहां पर, मशीन ए, यहां पर मशीन बी, यहां पर मशीन सी। सी डिनोट्स मशीन सी प्रोड्यूस द बोल्ट, एंड बात डिफेक्टिव भी हो रही है। डी डिनोट्स क्या, डिफेक्टिव बोल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिफेक्टिव बोल्ट की। डी डिनोट्स प्रोड्यूस्ड बोल्ट इज डिफेक्टिव, प्रोड्यूस्ड बोल्ट इज डिफेक्टिव। सही है। डी किसको डिनोट करता है कि जो प्रोड्यूस बोल्ट है वो क्या है, डिफेक्टिव। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो अब मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे फटाफट से बता दो। प्रोबेबिलिटी कि बोल्ट मशीन ए के थ्रू बनाए, जल्दी बताओ। 25%, वेरी गुड। जो हाँ 0.25 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बोल्ट मशीन बी के थ्रू बनाए, अब 30%, हाँ 5% है। 35 है, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बोल्ट मशीन सी ने बनाया 40%। भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सारी बातें समझ में आ रही है। एबीसी का मतलब यही है। अपना अगला इवेंट क्या है, डिफेक्टिव हो रहा है और स्पेसिफाई कर रखा है इस मशीन के थ्रू, मशीन कह रहा हूं मैं, इस मशीन के थ्रू। ठीक है भाई, चलो भाई मेरे को पानी पीने की जरूरत है, इसका मतलब हाँ, डिफेक्टिव बनाए मशीन ए के थ्रू, यही तो मतलब है। डिफेक्टिव बनाए और किसने बनाया है, मशीन ए ने। क्या आंसर है भाई, 5%। चलो बस यही तो समझना यार, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अगला, डिफेक्टिव बनाए मशीन बी ने बनाया, क्या है 4%। डिफेक्टिव बनाए मशीन सी ने बनाया 2%। सही है, बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब इसके बाद अब होगा क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे पता है कि जो बोल्ट बनाए वो क्या है, डिफेक्टिव। ये पता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसने बनाया है, मशीन बी ने। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किसने बनाया, मशीन बी ने। प्रोबेबिलिटी कि मशीन बी ने बनाया जब मुझे पता है कि वो डिफेक्टिव है। ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे क्या, बेस है या टोटल है, ऑब्वियसली बेस यार। बाद वाला तो पता है, डिफेक्टिव वाला इवेंट तो पता है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसके थ्रू बनाए, बी के थ्रू। बेस में क्या करते हैं, बी वाला केस ऊपर, बाकी सारे केस नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी बाय बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू डिफेक्टिव फ्रॉम सी। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दोगे आप लोग। समझ में आई बात, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35/100 इंटू डिफेक्टिव फ्रॉम बी 4/100 अपॉन क्या हो जाएगा, ए कितना है 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया मेरे पास, 35 इंटू 4 140, नीचे कितना आ गया 125 प्लस 140 प्लस 80। अब आ गया, आप लोग करोगे ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूँ इसी क्वेश्चन में, क्योंकि भैया केस स्टडी का जमाना है तो बनेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोड्यूस्ड बोल्ट इज डिफेक्टिव, क्या आंसर होता, टोटल लगा देता, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड द डिफेक्टिव बोल्ट।
फंस गया ना बेटा? What is the probability that machine A produced the defective bolt? This into this. पहले मशीन A ने प्रोड्यूस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है, और इनटू डिफेक्टिव वाला दिस इनटू दिस। समझ में आई बात? मैं सिंपल ये बोलता कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द डिफेक्टिव बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, दैट आंसर। बस लैंग्वेज भैया, लैंग्वेज बाबू भैया, लैंग्वेज। समझ गए ना? फुल पावर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है भाई, हम सच्चा झूठा का खेल खेलेंगे। अब आ जाओ, सच्चा झूठा का खेल खेलते हैं। एग्जांपल नंबर 21 पढ़ो एक बारी और करके दिखाओ फटाफट से। एग्जाम्पल 21, ठीक है भाई, चलो। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. What does it mean? एक मैन है, यानी कि मैं 3 में से 4 बारी सच बोलता हूं। इस बात का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ट्रूथ भी है। एग्जैक्टली, मेरे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। मैं सच्चा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। और मैं झूठा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। मतलब 1 में से माइनस कर लोगे हैं? हाँ हाँ सही है। अबे कह रहा सोल्यूशन सही बता रहे हो क्या? अबे कैसी बात कर रहे हैं भाई? चल आगे चल। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। अच्छा तो ये कर कि मैं, अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहा है हर 4 में से चौथा गलत होगा। कोई भी एक गलत हो सकता है, ठीक है भाई? हाँ भाई, हर कोई सच्चा, हर कोई झूठा भी हो सकता है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। ही थ्रोज अ डाई। उसने क्या किया? एक डाई फेंकी। एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। उसने एक डाई फेंकी और उसने बोला 6। ठीक है भाई, हिंदी में मत बोलना, छक्का अजीब लगेगा, ठीक है भाई? ठीक है भाई। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या था? एक्चुअली 6 था। दोबारा पढ़ते हैं बेटा, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है? क्या बोला? अ मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। ठीक है भाई? अ मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। वो 4 में से 3 बारी क्या बोलता है? सच बोलता है ना? ये उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अब आगे क्या हुआ? उसने एक डाई फेंकी। उसने क्या फेंकी? एक डाई फेंकी। तो और उसने बोला कि 6 आया है। उसने क्या बोला? 6 आया है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक्चुअली में क्या था? 6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक्चुअली में क्या था? 6। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या बोलता है? सच बोलता है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहली बात यहां पर ना बात कर लेते हैं। एक दो बात हो रही है, एक तो सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, दूसरी बात वो डाई फेंक रहा है। पहले क्या कर रहा है? वो डाई फेंक रहा है और उसके बाद वो बता रहा है कि वो 6 है या नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट एस डिनोट्स गेटिंग अ 6। एस डिनोट करता है गेटिंग अ 6 आने को कौन डिनोट कर रहा है बेटा? एस डिनोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर एस डिनोट करता है 6 आने को, तो एस नोट क्या करेगा? 6 नहीं आया ऑटोमेटिकली, है ना? और दूसरी बात, वो क्या कह रहा है? वो रिपोर्ट, उसने एक डाई फेंकी और वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्या है? 6 है ना? एंड A denotes he reports a 6। उसने क्या बोला है कि 6 आया। क्वेश्चन यहां पे यही दो बात हो रही है, पहले डाई फेंक रहा है और फिर रिपोर्ट कर रहा है कि वो 6 आया। अब यहां पर दो केस है। वो बोल रहा है कि 6 आया क्योंकि वो बंदा है, सच्चा भी है, वो झूठा भी है। मैं सच्चा भी हूं और मैं झूठा भी हूं। मैं बोल भी सकता हूं कि 6 आया है, वो सही है। मैं बोल भी सकता हूं 6 आया लेकिन वो 6 नहीं आया, वो झूठ भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? पहले डाई फेंक रहा है फिर रिपोर्ट कर रहा है। चलो मुझे एक बात का जवाब दे दो, उसने डाई फेंकी, उस पे 6 आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। उसने डाई फेंकी, उस पे 6 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। अच्छा, उसने रिपोर्ट किया 6 आया, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 when there is actually a 6। what does it mean?
नाइस, ओनली 3/4 यार। भैया मुझे पता है 6 आया है और उसने बोला कि 6 आया है, उसकी हम यहां पे निकाल रहे हैं उसके बोलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सच बोले, हाँ सच बोला ना। अच्छा आगे, उसने बोला है 6 आया है जब 6 नहीं आया था, मतलब 1/4। वेरी गुड, समझ गया भाई। अब उसने क्या रिपोर्ट किया है, ही रिपोर्ट्स, उसने बोला है कि 6 आया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सही में 6 आया था जब उसने बोला है कि 6 आया है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सही में 6 आया जब उसने क्या बोला है 6 आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस सीधी सी बात है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन S इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी, उसने रिपोर्ट किया 6 जब 6 आया है, S0। बात समझ में आ गई बच्चों, अच्छे से आ गई। अब सुनो, तो प्रोबेबिलिटी ये कितना था 6, 1/6 इंटू ये कितना हो गया 3/4 प्लस आगे 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का? मैं सिंपल बोलता, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स अ 6, तो क्या लगती? टोटल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स द 6, एक ही निकालनी है, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। समझ में आया क्वेश्चन? फुल पावर आ गया, अच्छे से आ गया। सेम यही क्वेश्चन आता है इन टर्म्स ऑफ क्वाइन। पहले वो क्वाइन टॉस करता है और बोल देगा उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो क्वाइन टॉस किया और बोला हेड आया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाता है, क्वाइन। कर सकते हो भाई लोगों, फुल पावर, समझ लोगे ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इससे पहले क्वेश्चन करो एग्जांपल 20 यार, जहां पे एक डॉक्टर एक पेशेंट के पास जा रहा है। तो अब मैं डॉक्टर, आप सारे पेशेंट। चलो पेशेंट नहीं, पेशेंट। एग्जाम्पल 20, चलो पढ़ते हैं भाई। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर एक पेशेंट को विजिट करता है, फुल स्टॉप। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स। ठीक है भाई, तो ये पुराने जमाने की बात हो रही है जब डॉक्टर के पास गाड़ियां नहीं होती थी। ठीक है भाई, तो जो डॉक्टर है वो ट्रेन से आता है, बस से आता है, स्कूटर से आता है और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। समझ गए? डॉक्टर ट्रेन से आ रहा है, इससे आ रहा है, चलो ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, अब डॉक्टर भाई साहब डॉक्टर है, पेशेंट देख के आते हैं, प्रोबेबिलिटी वो लेट हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है R 1/4, 1/3 एंड 1/12 एंड इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। ट्रेन से आता है लेट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से आता है लेट होता है 1/3, स्कूटर से आता है लेट होता है 1/12। ओके, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर वो किसी और तरीके से आता है, ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होता। तो मतलब उस केस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। वेरी गुड। When he arrives, he is late. जब वो आया वो क्या हो गया? लेट हो गया। What is the probability that he comes by train? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किससे आ रहे हैं? ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, 4 तरीकों से आ रहे हैं, ट्रेन से आने की है, बस से आने की है, स्कूटर से आने की और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। मैं इवन डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आप लोग समझ जाओगे। TBSO, T फॉर ट्रेन, B फॉर बस और S फॉर स्कूटर, O फॉर अदर मीन्स। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आ रहे हैं क्या दे रखी है? 3/10। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी वो बस से आते हैं 1/5। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी वो स्कूटर से आते हैं 1/10। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जब वो किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं 2/5। अच्छा मैं आपको बेटा, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और यहां पर आपको फंसा सकता है। कैसे? उसने बोल दिया एक डॉक्टर है वो इन 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकता है, इन 4 से आ सकता है। उसने 3 की दे दी, आपको चौथी की देनी, तो चौथी कैसे निकालोगे? 1 में से तीनों को माइनस करके। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग चलाना है। समझ गए? फुल पावर समझ गए? यहां तो दे दी, कोई दिक्कत नहीं, इन 4 तरीकों से आ सकता है तो चारों की प्रोबेबिलिटी दे दी। बाई चांस किसी एक की छोड़ देता तो 1 में से तीनों को क्या करता? माइनस। अब एक चीज और दे रखी वहां पर, एक इवेंट तो ये हो रहा है इनसे आता है, एक इवेंट हो रहा है वो आते हैं तो क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं।
अब एल डिनोट करता है कि द डॉक्टर इज लेट। चलो बताना जरा मुझे एक बारी, प्रोबेबिलिटी वो लेट होते हैं जब वो ट्रेन से आते हैं, कितनी है 1/4, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी वो लेट हो रहे हैं जब वो बस से आ रहे हैं, 1/3। प्रोबेबिलिटी वो लेट हो रहे हैं वो जब वो किससे आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, क्या है 1/12। प्रोबेबिलिटी वो लेट होते हैं जब वो अदर ट्रांसपोर्ट से आते हैं, 0। अब ये वाला केस कभी मिसिंग नहीं होगा, अगर मिसिंग होगा भी तो आपने क्वेश्चन पढ़ के समझना है, क्योंकि ये चारों आपस में डिपेंड नहीं है। वो चारों सेम सैंपल स्पेस के इवेंट समझ लो, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। तो मान लो इस वाले केस में अगर कोई मिसिंग होता है, जैसे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पर खुद दिमाग लगाना, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब वो आए थे तो वो क्या है, लेट। ये हमें पता है वो लेट है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किससे आए, ट्रेन से आए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से आए जब हमको पता है वो लेट है। सीधा सीधा क्या करोगे, ट्रेन वाले केस ऊपर, बाकी सारे केस नीचे। तो ट्रेन वाले कहां है, ये रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट फ्रॉम ट्रेन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट फ्रॉम ट्रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट फ्रॉम बस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर लेट फ्रॉम स्कूटर। अच्छा मैंने कई बार देखा है बच्चे ये वाला केस छोड़ देते हैं, सर अदर मीन से तो लेट होने थे, वो क्यों लेंगे। अबे भाई आना तो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आई बात। तो सारे केस लेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत, वैल्यूज पुट कर लोगे, निकाल लोगे। अच्छा अब वहीं चेंज कर देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। तो क्या निकलती, टोटल, सिर्फ यही आंसर हो जाता। लेट इन 4 तरीकों से हो सकता है। फुल पावर, उस केस में अगर नहीं लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। समझ में आई बात, अच्छे से आई। फुल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पहले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ पहले ना एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 19 बाद में करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एनसीईआरटी का। अच्छा 18 रह गया क्या, चलो एग्जाम्पल 18 कर लेते हैं ना यार। एग्जाम्पल 18 पढ़ो, पढ़ के समझो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखो। एग्जाम्पल 18 पढ़ो भाई। देखो भाई एग्जाम्पल 18 पढ़ते हैं एक बारी, मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। चलो सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। हम ऐसे पता करते हैं HIV टेस्ट के बारे में। ऑफ मतलब ऐसे पता चलता है, ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। इसका क्या मतलब है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, है ना, दिस डिजीज, उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब उनका टेस्ट इस डिजीज को डिटेक्ट कर लेता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%। यही मतलब इस बात का, पक्का। अब आगे चलो। बट 10% गो अनडिटेक्टेड, कहने का मतलब है आपको डिजीज है और आपका टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। डिजीज है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 90%। डिजीज है, टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 10%। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब जिनको ये बीमारी नहीं है, जिनको ये डिजीज नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका बताओ ना यार। हाँ पता, मतलब 99% टेस्ट यही शो करता है कि आपको नहीं है HIV। जिनको HIV नहीं है उनका टेस्ट कराओ तो 99% दिखाता है कि आपको HIV नेगेटिव है, ठीक है भाई, यही दिखाता है। आगे चलो। बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, गलती से उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, कि दिखा देता है आपको बीमारी नहीं है फिर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1%। क्लियर, यहां तक मैं दोबारा पूछूंगा एक बार, ठीक है। सबको बात समझ में, 2 तरह के लोग हैं,
एक जिनको ये बीमारी है, एक जिनको ये बीमारी नहीं है। ठीक है भाई, अब सपोज करो अनंत कि ना मैं कह रहा था सपोज करो तेरे को भाई बीमारी है, ठीक है भाई, चलो भाई, नहीं मैं अपने भी लेने वाला था, ठीक है बीमारी की बात नहीं करते हैं। चलो सपोज करो एक बंदा है, उसको बीमारी है, एक बंदा है उसको क्या है, बीमारी है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90%। बीमारी है ना उसको, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है 90%। समझ में आया? अगला एक बंदा है जिसको बीमारी नहीं है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। यार बीमारी नहीं है, फ्री ऑफ HIV, फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। पढ़ो ना यार, यही तो समझना है क्वेश्चन में। समझ, दो ही तरह के बंदे ना, एक जिनको है, जिनको नहीं है। तो जिनको नहीं है वो क्या है? फ्री ऑफ HIV है ना, दोबारा एक और। ठीक है, चलो दो बंदे हैं, चलो मैं लिखता हूं। A is suffering from disease, B is not having HIV, इसको नहीं। समझ गए? अब बताओ, सुनना ध्यान से, A का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी गुड, 10%। समझ गए? B का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 99%। तू 90 बोल रहा था, मेरे को लग रहा है। अच्छा 19 सही है ना। टेस्ट बी का टेस्ट कराया और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो 99% टेस्ट डिटेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अगला ए का टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 90%। बी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे चलो भाई, चलो चलो चलो। हाँ, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, of which only 0.1% have HIV। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पर जो HIV है वो कितने परसेंट बंदों को है? 0.1% बंदों को HIV है। इसका मतलब एक बंदे को HIV, एक बंदा सिलेक्ट करा, उसको HIV होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1%। समझ में आ गई बात? चलो आगे, अब आगे पढ़ते हैं। 1% सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बंदे को, उस पॉपुलेशन में से एक बंदे को सिलेक्ट किया, गिवन द HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट कराया, एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर एज HIV पॉजिटिव, और पैथोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि आपका टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पर्सन को एक्चुअली में क्या है? HIV। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है क्वेश्चन की? क्लियर है? अब बस मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं यहां पे कुछ इवेंट्स है डिस्क्राइब कर देता हूं। लेट H डिनोट्स पर्सन हैज HIV, उसको HIV है। अगर H वो पर्सन है जिसको HIV है, तो इसका H नॉट क्या होगा? उसको HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV। एंड A denotes his or her test is positive। A डिनोट करता है कि उसका टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। सारी बात समझ में आ गई है? पक्का? अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर दे रहा। भाई एक लार्ज पॉपुलेशन है, वहां से एक बंदा सिलेक्ट किया, उस बंदे को HIV है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? 0.1%। समझ गए ना? फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन में से 0.1% को 0.1/100 में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे। अब उसको इसको भाई मैं लिख देता हूं पॉइंट में 0.001, उसको HIV नहीं है, 0.99, इसको 1 में से माइनस कर दो, 9। उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसका टेस्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब उसको HIV है? 90%। वेरी गुड। 0.9। उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है जब उसको HIV नहीं है? 1%। वेरी गुड। कितना आ गया? 0.01। इंफॉर्मेशन सबको क्लियर है? पक्का? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और भी पूछ सकता है, कभी कभार ये पूछ लेगा, उसका टेस्ट नेगेटिव आया है जब उसको HIV है, क्या आंसर होगा? 1 माइनस, या तो ये कर दो या क्वेश्चन में गिवन है 10%, है ना? उसका टेस्ट नेगेटिव आया जब उसको HIV नहीं है, तो 1 में से माइनस कर दो, या क्वेश्चन में गिवन है 99%। चलो वेरी गुड बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसका टेस्ट कराया,
और पैथोलॉजिस्ट ने उसको क्या बताया कि उसका टेस्ट पॉजिटिव। अब पता लग गया जिस बंदे का टेस्ट हुआ उसका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको एक्चुअली में एचआईवी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो बंदा सिलेक्ट किया है उसको क्या है, एचआईवी। मुझे पता क्या है कि उसका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। यही तो पता है क्या, सीधा सीधा बेस थ्योरम है ना। रिवर्स प्रोबेबिलिटी लग रही है, मतलब क्या हो जाएगा, तो ये वाला केस ऊपर H is given upon probability of H into probability of A when H is given plus probability of H naught into probability of A when H naught। सारी वैल्यूज पता है भाई, पुट कर सकते हो वैल्यू सारी, भाई पुट कर देता हूं, सॉल्व आप लोग कर लेना। मैंने कई बार देखा बच्चे इसके कैलकुलेशन में भी गलती कर देते हैं, तो ध्यान से करना बच्चों। नाइन प्लस इंटू 0.01। चलो समझ गए, बात समझ में आ गई, पक्का आ गई, अच्छे से आई बच्चों, फुल पावर। चलो अब ऐसे ही ना एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर है 5th, आप लोग करो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करो, ऐसा ही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 13.3, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease। समझ गए, कोई बीमारी है उसको वो डिटेक्ट करता है तो वो 99% सही होता है, तो मतलब बीमारी को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99% व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट। अगर बंदे को बीमारी है तो वो बीमारी को डिटेक्ट कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%, मतलब वही पॉजिटिव आएगा। आगे, however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। इसका क्या मतलब है, हेल्थी पर्सन का मतलब भी क्या हो गया कि बंदा हष्ट पुष्ट है, उसको बीमारी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जब बंदे को बीमारी नहीं है फिर भी उसका टेस्ट बीमारी के लिए पॉजिटिव आ जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5%। दो बातें पता लगी, बीमारी है तो टेस्ट डिटेक्ट कर रहा है 99%, बीमारी नहीं है फिर भी गलती से टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कितनी है, 0.5%। आगे बढ़ते हैं, ये ब्रैकेट वाला छोड़ दो। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, एक पॉपुलेशन है वहां पर कितने बंदों को डिजीज है, 0.1% बंदे को डिजीज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, प्रोबेबिलिटी निकालने की उसको डिजीज है, गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव। जब मुझे क्या पता है कि उसका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव आया, इवन डिस्क्राइब कर रहा हूं, वही लेट डी डिनोट्स पर्सन हैज डिजीज, चलो, एंड ए डिनोट्स हिज और हर टेस्ट इज पॉजिटिव, बिल्कुल सेम पीछे वाला है। प्रोबेबिलिटी कि बंदे को डिजीज है मतलब बंदा हेल्थी नहीं है, ऐसे कितने बंदे हैं वहां पर, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द डिजीज, तो 0.1% यानी 0.001 प्रोबेबिलिटी की उसको डिजीज नहीं है, दैट इज कि वो एक हेल्थी पर्सन है, 1 में से माइनस कर दो, दैट इज 0.999। प्रोबेबिलिटी उसका टेस्ट पॉजिटिव है जब उसको डिजीज है, टेस्ट पॉजिटिव जब उसको डिजीज है, क्या था, 99%। सबसे पहली लाइन, प्रोबेबिलिटी उसको उसका टेस्ट पॉजिटिव है जब उसको डिजीज नहीं है, तो था 0.1 था, 5 था, 0.5% था, है ना, तो 0.5%। क्वेश्चन में गिवन है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन है वो उसको डिजीज है जब उसका टेस्ट क्या था, पॉजिटिव था। पता लग गया, बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, तो क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन डी इज गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन डी इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन डी नॉट। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? सारी वैल्यूज डाल दोगे, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब आ जाओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो चलो, अच्छा मुझे उसमें कुछ सिखाना भी था। आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 4, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना आप लोगों ने, करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 13.3 आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्या बोला है? इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज आंसर और गेसेस। या तो उसको आंसर पता होता है या वो क्या करता है, गैस करता है। ठीक है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। उसको आंसर पता होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, वो गैस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। क्या मतलब इस बात का? उसने गैस किया और उसका आंसर सही हो गया। गैस किया और आंसर सही हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। अच्छा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको आंसर पता था और क्या गिवन है, जब उसका आंसर क्या है? सही। अच्छा, दो बातें हो रही है। जब वो आंसर देता है तो उसको दो बातें होती हैं, या तो उसको आंसर पता होता है या आंसर गैस करता है, दो चीज हो रही है। तो भैया के का मतलब है उसको आंसर पता होता है, जी का मतलब है वो आंसर गैस करता है, और ए का मतलब है उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभी डिस्क्राइब कर लेना, फटाफट से बताओ। प्रोबेबिलिटी वो आंसर जानता है, क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। 3/4। प्रोबेबिलिटी वो आंसर पे गैस करता है, 1/4। अच्छा, अगर ये नहीं दी होती ना तो भी ये होता, क्योंकि आंसर पे या तो गैस मार रहा है या उसको पता होता है। अच्छा, अगली एक प्रोबेबिलिटी की बना है, जरा बताना मुझे। प्रोबेबिलिटी उसका आंसर सही है जब वो उसको आंसर पता है। ये वेरी गुड, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, नहीं गिवन बेटा। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन। एक सपोज कर, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एग्जाम में, उसका आंसर या तो तुझे पता होता है, देख भाई पुण्य, या तो उसका आंसर पता होता है या तो उस पर गैस करता है। ठीक है भाई, ये बोला है पता, वो क्वेश्चन का आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। सही आंसर ये नहीं पता, बात समझ में आ गई? उसका पता है, उसको गैस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आप क्वेश्चन में ढूंढोगे नहीं मिलेगा आपको। अब आगे, प्रोबेबिलिटी उसका आंसर सही है जब वो गैस करता है। गिवन देख लो, हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेस एट द आंसर। गिवन है कितनी है? 1/4। और भाई इसका कोई तुक भी नहीं बनता क्वेश्चन में देने का। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या है, क्या मतलब है? उसका आंसर सही है जब उसको पता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने बोला एक 1 है और एक 2 है, इन दोनों में छोटा क्या? यश 1। शुक्र है, अब कर बता दे। तू कैसी बात कर रहा है यार, ये भी नहीं बता पाएगा क्या? कह रहा ये भी बता देंगे। अच्छा यश, तेरा आंसर सही है, इस पे तू कितने पैसे लगा सकता है? कह रहा 100 लगा सकता हूं। अभी भी 100 ही लगा रहा है भाई, देख लो, अनगिनत लगा सकता है, जितने मेरे पे आए मैं तो पूरी प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तू 100 ही लगाएगा। सीधी सी बात है। मतलब फिर भी हाँ चल ठीक है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से मतलब मैं बता रहा हूँ श्योरिटी का लेवल, तूने 100 लगाया ना तो उससे लेवल दिखा नहीं ना श्योरिटी का। अब जैसे मैंने बोला, मेरे से कोई पूछे इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है और तू उस पर क्या शर्त लगा रहा है, मैं कहूंगा 1 नंबर पे लगा रहा हूं और मेरी प्रॉपर्टी सारी। अब इससे क्या पता लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, है ना? बात समझ में आ गई ना? तो वही तो, इसने 100 रुपए लगाया ना, साउंड लाइक ठीक है ना, हार गया तो फर्क नहीं पड़ता, जीत गया तो ठीक है। बट जब मुझे पता है कि मैं जीतूंगा ही तो मैं तो सब लगाऊंगा ना भाई। यश भाई यहां पर भी तू फेल हो गया भाई, ये तो दिमाग वाली बात थी भाई। कोई मान लो तुम खेल रहे हो, तुमको तुम पूछ ले 1 और 2 में छोटा क्या है, शर्त लगा ले, तो भैया मैं तो सब लगा दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी सब, कपड़े वपड़े सब लगा दूंगा। जामनगर लगा देगा। बात समझ में आ गई ना यार? अब सुनो, वही तो, अरे भाई अच्छा, ओहो सही बात है अनंत भाई। चलो अच्छा सुनो, चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं यही तो बताना चाहता हूं, अगर इसमें मुझसे पूछ लोगे तो मुझे छोटा क्या है, तो आप लोग बोलोगे 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप सही हो? 1, क्योंकि आप लोग श्योर हो कि इसे कोई दुनिया में गलती नहीं कर सकता। तो वही बात, जो चीज हमें पता होती है और जिसके लिए हम फुल श्योर होते हैं, उसे कोई गलत नहीं कर सकता। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1।
तो ये चीज याद रखना, उसका आंसर सही है जब उसको पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्वेश्चन में कभी गिवन भी नहीं होगी। समझ गए? अब क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, क्या थी, what is the probability that he knows the answer, what is the probability that he knows the answer given that his answer is correct। समझ गए? given that his answer is correct, तो सीधा बेस थ्योरम, ये वाला केस ऊपर। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन है, बहुत फेमस वेरिएशन है, बहुत बार आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करा रहा हूं। एनसीईआरटी से हटके है, ये सारी वैल्यूज आप डाल दोगे, क्वेश्चन लिखो। और भाई इंग्लिश मेरी गलत हो जाए तो मुझे माफ करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। इन आंसरिंग a multiple choice question, in answering a multiple choice question test, in answering a multiple choice question test, a student is either knows, अच्छा एक बार दोबारा बोल रहा हूं, इन आंसरिंग, करेक्ट करना एक बारी, इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट इन विच ईच क्वेश्चन, इन विच ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, हैज आएगा या हैव आएगा देख लेना भाई। इन विच ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, ठीक है। अ स्टूडेंट is either knows, comma, guess or copies the answer, ठीक है। प्रोबेबिलिटी he knows the answer is 1/4 and he copies the answer is, he copies the answer is 1/3। समझ गए? He copies the answer is 1/3 and probability his answer is correct correct लिख दिया मैंने, his answer is correct when he copies the answer is 1/5। हाँ, find the probability, find the probability that, पहला, answer given by him or her is correct, और अगला सेकंड, find the probability that he or she knows the answer, he or she knows the answer given that his answer is correct। करो बेटा, दोनों पार्ट करो। देखो भाई क्वेश्चन था,
in answering a multiple choice question test in which each question has 4 choices. Have आएगा भाई, लग रहा है मुझे. Have 4 choices. A student is either knows, guess or copies the answer. Probability 3 तरह के. अब उसको या तो आंसर पता होता है, या गैस करता है, या कॉपी करता है. Probability he knows the answer is 1/4. पहले मैं लिख लेता हूं. उसको आंसर पता है, के मतलब उसको आंसर पता है. कितनी है भाई? 1/4. सही है, सही है. ही कॉपीज द आंसर इज 1/3. 3 चीज कर रहा है, नो, गैस और कॉपी. मुझे क्या तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो आंसर गैस कर रहा है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में दिख रहा है? 1/4. अभी करेंगे. हाँ, वेरी गुड बेटा, वही करेंगे. ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है. क्या? प्रोबेबिलिटी ही कॉपीज द आंसर. कितना था? कितना था? 1/3. अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन को आंसर देने में वो 3 तरीके लगा रहा है, जिनमें से 2 की पता है, तो तीसरी की निकाल सकते हो. कैसे? 1 में से इन दोनों को माइनस करके. क्या आंसर भाई? 5/12 आ रहा है? अबे क्या कह रहे हो तुम लोग यार. ये 12 माइनस कितना हो जाएगा? 3 - 4. 12 - 7 5 आ रहा है भाई. 5/12 आ रहा है भाई. 6 कैसे आ गया? 5/12 आ रहा है भाई. सही है. चलो, यहां तक समझ में आ गया. अब बात हो रही है उसके आंसर करेक्ट होने की. ए डिनोट्स हिज आंसर इज करेक्ट. अच्छा बताओ, उसका आंसर करेक्ट है जब उसको आंसर पता है. क्या है? ये तो भी सीखी थी 1. उसका आंसर करेक्ट है जब वो गैस करता है. बताओ क्या है? और वेरी गुड बेटा. कैसे? एग्जैक्टली. हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है? 4. अगर आप गैस मारोगे इन 4 में से, गैस मारोगे, कोई एक ही तो सही है, तो प्रोबेबिलिटी की जो आंसर सही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 ही तो होगी. इन 4 में से सही होगा 1/4. प्रोबेबिलिटी उसका आंसर सही है जब वो कॉपी करता है. बताना. 1/5 गिवन है. समझ गए? पहला पार्ट. क्या निकालोगे इसमें? आंसर गिवन बाय हिम इज करेक्ट. व्हाट इज इट? टोटल. मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका आंसर क्या है सही. तो कर दो भैया. प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ही नोज द आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट व्हेन ही कॉपीज. सारी वैल्यूज पता ऐड कर दोगे. सेकंड की बात करते हैं. He find the probability that he she knows the answer. प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आंसर जानता है. Given that his answer is correct. Given that his answer is correct. What is it? Base. कौन सा वाला केस? ये वाला केस ऊपर. Probability of k into अगला k प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपी. सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दोगे आंसर. समझ में आ गया भाई? अब बोलोगे तो नहीं, बहुत चांसेस के आने के एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई. क्वेश्चन है अब आपने करना है जो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर आपने करना है पहले आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 10. 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 10 13.3. चलो भाई पढ़ते हैं इसको. क्या कहता है? सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. एक लड़की एक डाई फेंकती है. इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स. समझ गए? 5 और 6 आया तो उसने कॉइन को 3 बार फेंका. ठीक है. अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ लूं. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉइन का फेंकना इज इट इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट? इंडिपेंडेंट. वेरी गुड. चलो. Suppose a girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. और number of head को देखती है. Full stop. If she gets 1, 2, 3 और 4, अगर क्या आता है 1, 2, 3 और 4 आता है डाई पे, she tosses a coin once. coin को एक बार फेंकती है and notes whether a head or tail is obtained. और देखती है कि head आया और tail आया. क्या आया इनमें से, ये देखती है. अब आगे पढ़ते हैं.
इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। अब उससे क्या क्या ऑब्टेन किया उसने कि एग्जैक्टली वन हेड आया। क्या पता है? एग्जैक्टली वन हेड आया। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाई पे क्या आया था? 1 2 3 और 4। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सीधा सीधा क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है। एक बार डाई पे जब 1 2 3 4 आता है तो क्वाइन को एक बार फेंकती है, एक बार जब 5 और 6 आते हैं तो क्वाइन को दो बार। तो दो इवेंट बना लो। सबसे पहले लेट even denotes die shows 1 2 3 और 4। अगला E2 denotes die shows 5 और 6। एंड बात हो रही है एग्जैक्टली वन हेड की। H denotes she obtained exactly one head। she obtained exactly one head। ये कौन करता है? H डिनोट करता है। बात सबको समझ में आ गई? फटाफट से सॉल्यूशन। पहले मुझे फटाफट से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, जल्दी बताओ। 4/6, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी? 2/6, 5 और 6 आने की। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड आया है जब डाई पे कितना आया था? 1 2 3 4। आप क्वेश्चन पढ़ोगे जब डाई पे 1 2 3 4 आया तो उसने कॉइन को एक बार फेंका। जब कॉइन को एक बार फेंका है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अगला एक हेड आया है जब कॉइन को 3 बार फेंका है। अच्छा, जब कॉइन को 3 बार फेंकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं? 8। काउंट कर लो उनमें से कितने पे हेड आ रहा है? सिंगल हेड। 3 इवेंट होते हैं, एक होता है HTT, एक होता है THT, एक होता है TTH। 3 पे सिंगल हेड आता है 3/8। क्वेश्चन में क्या बोला था मुझे? प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने क्या फेंका है? 1 2 3 4 फेंका है। जब उसको पता है कि क्या आया है? हेड आया। ये ना 1 2 3 4 वाला। हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2। समझे भाई? समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो यार जरा भाई। क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इस एक्सरसाइज की जान है भाई। 12th 13.3। चलो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। क्या मतलब है यार? 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, यही तो मतलब है इस बात का। चलो, यहां पर एक पत्ता खोया है, एग्जाम में कभी कभार वो 2 पत्ते खो देता है, तो घबराना नहीं है, दिमाग चलाना है, ठीक है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। अब बाकी जो बचे हुए कार्ड है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब बाकी बचे हुए में से उसने क्या किए हैं? 2 पत्ते निकाले। क्या निकाले हैं? 2 पत्ते। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। और वो जो दोनों पत्ते हैं वो किस चीज के हैं? डायमंड के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है। चलो पहले सोचते हैं क्या हो रहा है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता खोया, उसके बाद 2 पत्ते निकाले, वो दोनों पत्ते किसके हैं? डायमंड के हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है। अब बात किसकी हो रही है कि जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है ना। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो केस क्या बन सकते हैं? या तो वो डायमंड का होगा या वो डायमंड का नहीं होगा। बात तो डायमंड की हो रही है ना। जो पत्ता खोया, केस तो यही बन सकता है, जो पत्ता, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है, तो इसका ऑल्टरनेटिव केस क्या होगा? डायमंड का नहीं होगा। यही केस होगा ना, तो केस तो 2 ही बनेंगे। वैसे आप अलग अलग भी बना सकते हो कि पत्ता डायमंड का है, पत्ता स्पेड का है, पत्ता क्लब का, 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया लेट डी डिनोट्स लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। जो पत्ता खोया है वो किसका है? डायमंड का। एंड ए डिनोट्स 2 ड्रॉन कार्ड आर ऑफ डायमंड्स।
जो दो पत्ते निकले हैं वो किसके हैं? डायमंड्स के। उसे कौन डिनोट करता है भाई? ए डिनोट करता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? चलो अब ना मुझे फटाफट से जवाब दे दो। प्रोबेबिलिटी जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है, क्या होगा? डायमंड कितने होते हैं? 13/52, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी जो पत्ता खोया है वो डायमंड का नहीं है, क्या होगा? ऑब्वियसली 1 में से माइनस कर दोगे, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दो पत्ते निकाले हैं वो दोनों डायमंड के हैं जब लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। एक मिनट, सेंटेंस समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी जो दो पत्ते निकाले वो दोनों किसके हैं? डायमंड के। व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। समझ गए? एक पत्ता खो गया और वो किसका था? डायमंड का। उसके बाद दो पत्ते निकाले, वो दोनों किसके हैं? डायमंड के। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कुणाल? 12/51। सही है भाई, दो पत्ते निकाले हैं। 12/51 10/49। ये कैसे निकाल दिया भाई? 10/51 कोई तो बता दो भाई। दो पत्ते, एक पत्ता डायमंड का खो गया, उसके बाद दो पत्ते निकाले हैं वो दोनों डायमंड के होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 2/51। ओहो हो, कोई तो क्या? तो बेटा पहले से ही बोल देता, एग्जाम में दो बार चांस नहीं मिलेंगे, वहां परवेश सर नहीं होंगे। सुन लो भाई ध्यान से, दो पत्ते निकाले हैं वो दोनों किसके हैं? डायमंड के। एक डायमंड का हो चुका है। अब जब मैं पहला पत्ता निकालूंगा वो डायमंड का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई 13 पत्ते होते हैं, एक हो चुका है, 12/51 नहीं होगा। नालायक को, क्या दिमाग चला रहे हो तुम यहां बैठ के? घर से लेके आओ दिमाग अपना। अगला एक पत्ता निकल गया डायमंड का, अब एक पत्ता और निकाला है, वो भी डायमंड का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब डायमंड के कितने बच्चे? 11। एक पत्ता खो चुका है, एक निकल चुका है, तो कितना आंसर होगा? 11/50। यार क्या यार, ये तो बेटा गलत बात है यार। ये तो इस मोड़ पे आ गया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो जब तुम्हारा एग्जाम इतने नजदीक है। समझ में आ गया? अब मैंने आपको बता, लेकिन एक बात और बता रहा हूं, जब भी कभी ना मल्टीपल इवेंट्स हो, दो पत्ते खोए, तीन पत्ते खोए ना, कभी ऐसे लिखोगे तो आपको केस सोचने पड़ेंगे क्या क्या केस बन रहे हैं। तो जब भी कभी केस से बचना हो तो हमेशा क्या यूज कर लो? कॉम्बिनेशन यूज कर लो, आप केस से बच जाओगे। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, दो पत्ते निकाले वो दोनों किसके थे? डायमंड के। जब एक पत्ता खो चुका है तो अंदर डायमंड के कितने पत्ते थे? 12। अब उन 12 में से कोई दो खोएंगे ना, उन 12 में से कोई दो खोएंगे ना, 12C2 अपॉन टोटल कितने पत्ते थे? 51। 51 में से दो खोएंगे, इतने तरीकों से। समझ गए? ये बेस्ट तरीका है। देखो सॉल्व करता हूं, आंसर वही आएगा। सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, इसको 12 को दो बार खोलो, 12 × 11, 2 को दो बार खोलो, 2 × 1। 51 को दो बार ओपन करो और 2 को दो बार ओपन करो, कैंसिल। देखो ये आंसर आया था 50। सही है? तो हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करनी है व्हेन देयर आर मोर देन वन कार्ड्स। अच्छा, एक और अगला क्या बोला था? दोनों पत्ते डायमंड के हैं जब डायमंड का पत्ता नहीं खोया। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब डायमंड का पत्ता नहीं खोया, अब बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 13/51 × 12/50। बिल्कुल सही हो आप लोग, बट कैसे लिखोगे एग्जाम में? 13 में से कोई दो अपॉन 51C2। सॉल्व करूंगा तो देखो आंसर वही आएगा, 13 को दो बार, 2 को दो बार, 51 को दो बार और 2 को दो बार, कैंसिल। देखो आप लोग भी यही कह रहे थे, समझ गए? हाँ, कार्ड खोया बट डायमंड का नहीं है। जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का नहीं है, ये वो केस है। समझ गए? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है कि जो पत्ते निकाले हैं वो दोनों डायमंड के, ये मुझे पता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो लॉस कार्ड है वो किसका है? डायमंड का। समझ गए? बेस थ्योरम लगेगी, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ D into probability of A when D is given upon probability of D into A when D, probability of D naught into A from D naught। अब देखो इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है, वो कराता हूं, पहले इसे नोट करो फटाफट से भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट एक बार लिख लो। देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। टू कार्ड्स from
a pack of 2 cards from a pack of 52 cards are lost. 2 cards from a pack of 52 cards are lost. Then a card is drawn from the remaining cards. Then a card is drawn from the remaining cards. And it is found to be of diamond. And it is found to be of diamond. Then find the probability that lost cards are of diamonds. Then find the probability that lost cards are of diamonds. I am repeating, एक बार मैच कर लो और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं बेटा वो भी नोट कर लो ये क्वेश्चन. 2 cards from a pack of 52 cards are lost. Then a card is drawn from the remaining cards and it is found to be of diamond. Then find the probability that lost cards are of diamonds. करो आप लोग, ट्राई करो, कितने केस बनेंगे सोचो. सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन देखना ही वाला, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट. चलो बात करते हैं. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था? क्या था? 2 पत्ते खोए, उसके बाद एक पत्ता निकाला है और वो पत्ता किसका है? डायमंड का है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दोनों पत्ते खोए हैं वो किसके हैं? डायमंड के. बताओ कितने केस बनेंगे? बात हो रही है कि दोनों पत्ते, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों जो पत्ते खोए हैं वो किसके हैं? डायमंड के. तो एक केस होगा जब दोनों डायमंड के होंगे, एक केस होगा जब दोनों डायमंड के नहीं होंगे, और एक केस और हो सकता है जब एक डायमंड का और एक नॉन डायमंड. सारे बात समझ में आ गई? तुम तो बहुत अच्छे हो यार. मतलब लेट E1 denotes both lost cards are of diamonds, comma E2 denotes one lost card is of diamond, one of the lost card is of diamond. एक मिनट. E3 denotes both lost cards are not of diamonds. अब आगे एक और, and A denotes drawn card is of diamond. बस यही 4 केस बनेंगे, भाई. सबको समझ में आ गई बात? पक्का? अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ क्या होगा कि दोनों पत्ते डायमंड के खोए हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52 इंटू, पागल है क्या? 13/52 इंटू 12/51. अच्छा, विद रिप्लेसमेंट खो रहा है. पहले खो गया, पाया, ढूंढा, फिर डाला, फिर खोया. ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? विद रिप्लेसमेंट खोया, ये पहली बार खो रहा है भाई. चलो, ये कैसे खो रहा है भाई तू? चलो भाई, बट मैंने कोई आपने करा 13/52 इंटू 12/51. आपने फिर ऐसे किया. मैंने बताया था जब भी कभी मोर देन 1 कार्ड हो तो हमेशा क्या यूज करनी है? कॉम्बिनेशन. ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो. 13 में से कोई 2 खोए हैं, 13C2 अपॉन 52C2, ऐसे लिखो यार. आंसर वही आएगा. 13 को 2 बारी खोलोगे, उसको 2 बारी खोलोगे. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या मतलब है? एक डायमंड का और एक डायमंड का नहीं है. अभी आप लोगों ने पता क्या लिखा होगा? बताना क्या लिखा है बेटा? लिखा ही नहीं किसने? बताओ. अगर आप लोग इसको वैसे लिखोगे जैसे अभी बता रहा था कि एक डायमंड, तो यहाँ केस बन जाएंगे. हो सकता है पहला वाला डायमंड का, दूसरा वाला नॉन डायमंड, या हो सकता है पहला वाला नॉन डायमंड, दूसरा वाला डायमंड. 2 केस लिखने पड़ेंगे. तो बेटर है कॉम्बिनेशन यूज करो. कॉम्बिनेशन में केसेस नहीं बनाते हम, सिंपल लिखते हैं. एक डायमंड का और एक नॉन डायमंड का. डायमंड के 13, उनमें से कोई एक. नॉन डायमंड के 39, उसमें से कोई एक.
52 C2 समझ गए। अगर हाँ बात सीधा विदाउट रिप्लेसमेंट बोल देता तो हम बना लेते केस वैसे वाले, समझ गए। रैंडमली की बात कर रहा तो सिंपल यही देखो। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दोनों डायमंड के नहीं है तो इसका मतलब नॉन डायमंड कार्ड है। अब पहले ये बता दो यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? चलो उसके बाद सर एक बार बस E2 को खोल के लिख दो। E2 को ओपन करके लिख दो भैया। 13 को एक बार खोल, 13, एक को एक, 39 को एक बार ओपन करेंगे, 39, एक नीचे, 52 को दो बार और 2 को दो बार। सॉल्व कर लियो बेटा, सही है। चलो नेक्स्ट आगे। अब तो बता दो भैया जो पत्ता निकाला है वो डायमंड का है जब दोनों डायमंड के खोएंगे, तो बता दो। अब यहां गलती मत करना प्लीज। 10/50, चलो शुक्र है भैया, शुक्र है भाई, शुक्र है। अगला, अब तू नहीं बोलेगा भाई, अब कोई और बोलेगा। पत्ता निकला है डायमंड का जब दोनों में से एक डायमंड का खोया है। एक मिनट चरण तू बोल। 11/50। 11/50 क्या ये सही है पुण्य? क्या ये सही है? कह रहे सर मैं खुद, मुझे खुद नहीं पता कि ये सही है गलत है, कोई और बताएगा? दक्ष क्या है बेटा? जो पत्ता खोया है, जो पत्ता निकाला है वो डायमंड का है जब दोनों में से एक डायमंड का खोया है। सही है, ओके, वेरी गुड। 12/50 कैसे सही है यार ये? भाई जो दो पत्ते खोए हैं उनमें से एक डायमंड का खो गया ना, तो डायमंड कितने बचे? 12, टोटल दो खोए थे, 50। थोड़ा सा दिमाग चलाओ भाई। पत्ता निकला है डायमंड का जब दोनों में से एक भी डायमंड का नहीं खोया, मतलब जब डायमंड का पत्ता नहीं खोया, तो क्या आंसर होगा? 13/50। अब यहां पे अगर वो सिंपल पूछ लेता जो पत्ता निकाला है वो डायमंड का है तो टोटल लगती, बट यहां पे क्या पूछा उसने? मैंने क्या बोला था? ये टोटल में भी आ सकता है, बट मैंने ये बोला था टोटल में कैसे आता, वो बोलता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पत्ता निकाला है वो डायमंड का है, तो टोटल लगती। अभी मैंने क्या बोला? जो पत्ता निकाला है वो डायमंड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दोनों पत्ते खोए हैं वो किसके हैं? डायमंड के। तो ये वाला केस ऊपर, अपॉन सारे केस नीचे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर E1 आएगा, देखो समझ गए भाई? बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? फुल पावर आ गई? पक्का ना? वैल्यूज डाल लोगे? अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन करना है वो भी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वो आपने करना है मिसलेनियस का एग्जांपल 24। एक मिनट, मिसलेनियस का एग्जांपल 24 नई वाली बुक में जो है 2023-24 वाली है, उसमें एग्जांपल 24 है, और पुरानी वाली बुक में जो होगा मिसलेनियस का लास्ट एग्जांपल होगा। करो, मशीन वाला है भाई। तुम लोग बोल देते, अब बोल रहे हो भाई सही तो है, तुम लोग यहाँ पे 11 आएगा भाई। कुणाल तूने बेटा गलत बोला था, दो पत्ते खोए डायमंड के, तो डायमंड के, हाँ तो बेटा बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोल दिया करो भाई, तो भाई ये 11/50 आएगा, ऐसे बोल दिया करो भाई, ठीक है भाई। वो कुणाल मैंने भी थोड़ा कम सोचा, दो पत्ते डायमंड के खोए, डायमंड के 13 होते हैं, बच्चे कितने? 11, तो 11/50 सही है भाई। भाई वीडियोस वालों 11/50, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने? एग्जाम्पल 24 करो। देखो भाई एग्जाम्पल 24 2023 2024 बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी वाली। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। समझ गए? अगर मशीन का सेटअप सही है तो वो 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, अगर उसका सेटअप सही नहीं है, इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स। ओके, फुल स्टॉप। पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन। पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता लगता है अगर जो सेटअप है वो सही हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80%। If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, comma, find the probability that machine is correctly set up. क्वेश्चन बड़ा होता है, एक बात समझ में आई है। अगर मशीन करेक्टली सेटअप है तो उसके बाद वो
एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%। अगर इनकरेक्टली सेटअप है, एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%। और कोई भी सेटअप करेक्टली होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 80%। एक सेटअप हुआ, उसके बाद उसने 2 एक्सेप्टेबल आइटम बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सेटअप हुआ था वो क्या था, करेक्टली था। समझ में आया क्वेश्चन? चलो भाई, अब मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। E1 मतलब करेक्टली सेटअप हुआ है, E2 मतलब सेटअप इज नॉट करेक्टली। अगला A मतलब मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम। चलो अब फटाफट से बताओ क्वेश्चन पढ़ के। सेटअप जो है वो करेक्टली हुआ है, क्या है 80%। सेटअप जो है वो इनकरेक्टली हुआ है, क्या है 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 20%। ये जरा ध्यान से, उसने 2 एक्सेप्टेबल आइटम बनाए जब सेटअप क्या था, करेक्टली था। आंसर बताओ भाई। जब कोई सेटअप करेक्टली होता है तो आइटम एक्सेप्टेबल बनता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%। तो पहला आइटम एक्सेप्टेबल होगा 90%, दूसरा भी एक्सेप्टेबल होगा 90%। 2 बनाया ना बेटा, 2 बनाया ना। आगे दोनों आइटम एक्सेप्टेबल है जब सेटअप इनकरेक्टली है, तो इस केस में पहला आइटम एक्सेप्टेबल होगा 40%, दूसरा एक्सेप्टेबल होगा 40%। समझ गए? समझ गए? आपको पता है कि जो आइटम बना है वो एक्सेप्टेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेटअप करेक्टली था, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सारी वैल्यूज पता है डाल दोगे। समझ में आ गया? सीधा बेस लग रही थी, पक्का समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज आप डाल लोगे। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है बेटा जो इस बुक के अकॉर्डिंग है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। एज्यूमिंग दैट अ चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 करो, हार्ट अटैक वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट से। देखो भाई, 7th क्वेश्चन है, मिसलेनियस का है इस बुक में, और जो इससे पहले वाला एडिशन था उसमें कौन सा है 13 है ना। चलो, एज्यूम दैट चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। एक पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं 40%। ठीक है, चलो। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अगर कोई पेशेंट मेडिटेशन या योगा करता है तो वो हार्ट अटैक आने के चांसेस को 30% रिड्यूस कर देता है। समझ में आ गया? चलो। एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। तो अगर वो दवाई लेता है तो वो हार्ट अटैक आने के चांसेस को 25% कम कर देता है। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। वो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है, और दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। जब भी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो 1/2 होती है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। और ये पता लग गया कि वो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर रहा था और उसके बाद उसको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पेशेंट है वो कौन सा कोर्स करता था, मेडिटेशन एंड योगा। 2 केस बन रहे हैं, योगा वाला और एक ड्रग वाला। फटाफट से, लेट E1 डिनोट्स पेशेंट follows meditation and yoga. Meditation and yoga. E2 denotes patient uses drugs, and A denotes patient suffer from हार्ट अटैक। सही है, हार्ट अटैक लिख दिया मैंने। इंग्लिश
चलो अब फटाफट से बताओ कि वो योगा यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बताओ। 1/2, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। वो ड्रग लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, 1/2। अब जरा ध्यान से, यहां पर है मजा। उसको हार्ट अटैक आया जब वो योगा करता था। एक नॉर्मली पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, 40%। लेकिन जब वो योगा करता है तो उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% रिड्यूस हो जाते हैं। अब मैंने अक्सर देखा है बच्चे पता क्या लिखते थे, क्या आंसर आएगा पुण्य, आंसर क्या है इसका, 40। एग्जैक्टली बच्चे यही करते हैं, 40 - 30% मतलब 10% लिख देते हैं। भाई उसने बोला रिड्यूस करता है। जो योगा है वो हार्ट अटैक आने के चांसेस रिड्यूस कर 30% कम कर देता है, जितने हैं उसका 30% कम करता है। इसका मतलब ये है, तो मतलब 40% माइनस, बस इस क्वेश्चन में यही चीज का ध्यान रखना है, 40% का 30%। समझ गए ना, यही तो रिड्यूस हुए। ध्यान से, बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते, बहुत गलतियां होती हैं। पहले भी पढ़ा होगा, फिर भूल गए, फिर याद रखो, अब तो एग्जाम पास नहीं है। तो भैया इसको अगर सॉल्व करूंगा, 40/100 माइनस 40/100 इंटू 30/100, टक 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 12, 28/100 आ गया। अगला, उसको हार्ट अटैक आया है जब वो ड्रग लेता है, तो ये 25% कम करता है। 40% माइनस 40 का 25%, तो ये हो जाएगा 4, 10 कितना आ गया, 30/100। अब तो सीधा सीधा आपको पता है कि उसको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। यही बोला है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ही फॉलोज द कोर्स ऑफ योगा। सीधा बेस थ्योरम लगती है। सारी वैल्यूज पता हैं, बस आप लोगों ने पुट करनी है। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है इस वाली बुक में है, 10th क्वेश्चन, बैक फर्स्ट। और तेरी बुक में कौन सा भाई, प्रीवियस एडिशन में अनंत, कौन सा तेरी बुक में, बैक फर्स्ट कंटेन्स 3, कौन सा 16 है भाई। इससे प्रीवियस वाली बुक में 16 है। बैक फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, बैक सेकंड कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो, फटाफट जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज यूजिंग न्यू एडिशन फ्रॉम 23-24 बुक। बैक फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैक फर्स्ट है, इसमें कितनी है, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बैक सेकंड है, इसमें कितनी है, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक फर्स्ट टू बैक सेकंड। समझ में आ गया, यहां से एक बॉल ट्रांसफर किया, सही है। जब यहां से एक बॉल ट्रांसफर करूंगा तो इसमें एक कम हो जाएगी और इसमें एक बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, बैक 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक फर्स्ट टू बैक सेकंड, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक सेकंड, और उसके बाद इस वाले बैक से एक बॉल निकालिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। पहले यहां से एक बॉल ट्रांसफर करी, फिर यहां से एक बॉल निकाली, ठीक है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। ये बॉल का कलर कौन सा है, रेड। चलो रेड, चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो क्या है, ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें पता नहीं है कि कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई है, तो कौन कौन सी बॉल ट्रांसफर हो सकती है, ब्लैक या रेड। दो केस बनेंगे, बना लो फटाफट से। लेट R1 डिनोट्स रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, B1 denotes black ball is transferred, and R2 denotes ball drawn from back second is red। सही है। ये क्वेश्चन सीधा उसमें भी आ सकता है टोटल में, कि जो मैंने सेकंड बैक से बॉल निकाली है वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल में भी आ सकता है, अभी खैर बेस का क्वेश्चन है, कुछ बातें पूछूंगा, बताना फटाफट से। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ट्रांसफर हुई है क्या होगी, 3/7। जब रेड निकलेगी पहले बैक से,
सही है। प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी क्या होगी, यहां से ब्लैक निकलनी चाहिए 4/7। हाँ जी, कोई दिक्कत यार, कोई दिक्कत? अच्छा, प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से रेड बॉल निकली है जब पहले बैग से रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, यहां से रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, तो यहां पर टोटल बॉल कितनी हो गई 10, और यहां पर रेड कितनी हो गई 5, 5/10। अच्छा, रेड बॉल निकली है जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो क्या होगा, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है तो यहां पर बॉल कितनी हो गई 10, लेकिन रेड कितनी थी 4 ही हो रही, 4/10। समझे सारे भाई, समझ गए सारे? अच्छा, मुझसे क्या पूछा है, मुझसे ये पूछा है कि जो बॉल निकली है वो रेड है सेकंड बैग से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफर हुई है वो क्या है, ब्लैक। समझ गए? सेम रिवर्स प्रोबेबिलिटी तो क्या लगेगा, बेस थ्योरम। ब्लैक वाला केस ऊपर, अपॉन टोटल केस नीचे। R1 बस लिखना आना चाहिए। समझ गए? ये क्वेश्चन एक, इसमें एक वेरिएशन है, वो क्या, कभी कभी एक की जगह 2 बॉल ट्रांसफर कर देता है। जब 2 बॉल ट्रांसफर होंगी तो बताओ कितने केस बनेंगे, दोनों रेड, दोनों ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, वहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर लेना। डन? समझ में आ गया? पक्का? अगर ये टोटल में पूछता तो कैसे पूछता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सेकंड बैग से बॉल निकली है वो रेड है, तो सिर्फ ये आंसर हो जाता। डन डन डन, समझ में आ गया? चलो बेटा, एक ना ये क्वेश्चन भी है जो आ जाता है, एक बार करना इस क्वेश्चन को। आपकी ना जो एनसीईआरटी है ना, इसमें एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 7 है 13.3 का, करो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 13.3, देखो भाई क्या बोला है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स, इतने बंदे उसने इंश्योर्ड किए हैं, ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। उनका बेटा स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, कार ड्राइवर का होता है इतनी है, और ट्रक ड्राइवर का होता है इतनी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, इनमें से जो इंश्योर्ड पर्सन थे एक बंदे का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कौन सा था, स्कूटर ड्राइवर। एस मतलब स्कूटर ड्राइवर भैया, और कौन सा था, कौन कौन से है, कार ड्राइवर। सी मतलब कि वो कार ड्राइवर है, टी मतलब कि वो ट्रक ड्राइवर है, ए मतलब कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। चलो अब फटाफट से बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर है, सिलेक्टेड बंदा। टोटल बंदे कितने हैं, 2000, 4000, 6000, 10,000 हो गए, है ना, 12,000 हो गए। सिलेक्टेड बंदा जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, 2000 अपॉन 12,000, दैट इज 1/6। अगला सिलेक्टेड बंदा, बंदा कह रहा हूं, बंदा कार ड्राइवर है, कितने भाई, 4000, 4000 by 6000, दैट इज 1/3। सिलेक्टेड बंदा ट्रक ड्राइवर है, क्या है भाई, 6000 by 12,000, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ है जब वो स्कूटर ड्राइवर है, वो गिवन है, कितनी है, 0.01। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ है जब वो कार ड्राइवर है, 0.03। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ है जब वो ट्रक ड्राइवर है, क्या है, 0.15। ओके, अब उसने क्या बोला है कि भैया इनमें से किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्कूटर ड्राइवर, तो फुल पावर बेस है, स्कूटर ड्राइवर वाले केस ऊपर, बाकी सारे केस नीचे। समझ गए, पक्का समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, करो फटाफट से। देखो 8th आपसे हो जाएगा, फैक्ट्री वाला है, वो हो जाएगा 9th, करो।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 9th 13.3। चलो क्या कहता है? Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. ठीक है। The probability that first and second group will win are 0.6 and 0.4. पहला ग्रुप जीतता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? S मतलब F मतलब पहला ग्रुप जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। S मतलब दूसरा ग्रुप जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। यही है, लिख सकते हो। F डिनोट फर्स्ट ग्रुप विन एंड S डिनोट सेकंड ग्रुप विन्स। अब आगे चलते हैं। फर्दर, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7। पहला ग्रुप जीतता है और नया प्रोडक्ट आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। ए मतलब कि न्यू प्रोडक्ट आया है, तो प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट आया है जब पहला ग्रुप जीता है 0.7। आगे क्या बोला इसने? क्या बोला है? हाँ, एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। मतलब नया प्रोडक्ट आया है जब सेकंड ग्रुप जीता है, 0.3। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। बहुत आसान था। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। अब इस सेंटेंस को समझ लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो नया प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू आया है? सेकंड ग्रुप। तो इससे अब पता ही लग गया कि नया प्रोडक्ट आ चुका है, पता लग गया ना? तो इसका मतलब मुझे पता है कि नया प्रोडक्ट आ चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किसके थ्रू आया है? सेकंड ग्रुप। फुल पावर बेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सारी वैल्यूज पता है और आप लोग पुट कर दो। ठीक है भैया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट से उसकी बना दो मुझे। वो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3rd। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3rd है, फटाफट से बनाओ उसकी। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3rd फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम 23-24 बुक। और उसमें कौन सा है? तेरी वाली बुक 3rd इसमें भी। चलो क्या बोला है? सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। पता लग गया? मैन है और वो ग्रे हेयर है, उसके ग्रे हेयर है, प्रोबेबिलिटी 5%। वुमेन है, उसके ग्रे हेयर है 0.25%। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसके ग्रे हेयर है। What is the probability of this person being male? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बंदा क्या है? मेल। Assume that there are equal number of males and female। जब वहां पर क्या है? इक्वल नंबर्स ऑफ मेल और फीमेल है। देखो भाई, फटाफट से बताओ, मैंने जो बंदा चूज किया है वो मेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है तो 1/2 होगी। बंदा चूज किया है वो फीमेल है, क्या होगी? 1/2। अब आगे भैया, ग्रे हेयर है जब वो मेल है, जी मतलब उसके ग्रे हेयर पर्सन। समझ गए? ग्रे हेयर है वो मेल है, कितना है? 5%। ग्रे हेयर है जब वो फीमेल है, वो कितना है? 0.25%। यहां तक कोई दिक्कत भाई लोगों? सारी इंफॉर्मेशन की बना, फटाफट से लिख दी मैंने। अब मुझे पता है कि मैंने जो बंदा सिलेक्ट किया वो कौन सा है? उसके ग्रे हेयर है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या था? मेल, बीइंग मेल। तो दिस अपॉन में टोटल। बस समझ गए भाई? ये थे तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, डे हॉस्टलर और वाला हॉस्टल वाला है और डे स्कॉलर वाला है। वो कर लेना, आपसे हो जाएगा, बहुत आसान है। 2 तरह के बंदे हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं और डे स्कॉलर में रहते हैं, वो हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पर ना मैंने जितने मुझे सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे बेस तौर पे, जिनके बेस पे केस स्टडी बन सकती है, वो सारे करके डिस्कस। बस मैं इस वीडियो के लेक्चर में एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन इसलिए क्वेश्चन यूं हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या निकालनी है उसको लिख लेना सेंटेंस को, कि सिंबल में ये चीज होगी, सिंबल में लिखते ही क्वेश्चन खत्म, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बात समझ में आ गई? तो दैट्स इट फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय। और भाई मेरी वीडियो लाइक वगैरह कर दिया करो तुम लोग।